मान लीजिए कि आप लिफ्ट में हैं और लाइट चली गई, तो फिर क्या करेंगे? फोन करेंगे ना वॉचमैन को या फैमिली को कि भाई लाइट चली गई और मैं लिफ्ट में बंद हो गई हूँ, आई एम स्टक, सो प्लीज कुछ करो। और फोन करने के लिए जब मोबाइल निकालते हैं तो पता चलता है कि मोबाइल इज डेड। क्यों? क्योंकि बैटरी तो डिस्चार्ज हो चुकी है। सो ये वो सिचुएशन थी कि आप लिफ्ट में बिना कोई खुद की गलती के अटक गए और आपका वो मोबाइल जिसको यूज करके आप किसी की हेल्प ले सकते थे वो भी कोई काम का नहीं आया। इसी तरीके की सेम सिचुएशन में आज की हमारी गेस्ट फंसी हुई हैं। सो मीट मिस सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम चलती का नाम गाड़ी। सो कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस? कुछ सेल्स टारगेट अचीव हुआ कि नहीं? नहीं भाई, इस बार मार्केट बहुत ठंडा है, सिर्फ कंपनी के नाम में ही चलता है, बाकी गाड़ियाँ तो शोरूम से बाहर ही नहीं निकल पाती हैं। अच्छा, तो अभी सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर ही खर्चे चल रहे हैं क्या? अरे मार्केट में भी माइलेज नहीं मिल रहा है, बस पेट्रोल की जगह पैसे पिए जा रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है कि नहीं। तुम्हारा सैलरी स्ट्रक्चर बताओ, फिक्स्ड कंपोनेंट कितना है और वेरिएबल कितना है? फिक्स्ड पार्ट है ₹30,000 और बाकी सेल्स टारगेट पर डिपेंड करता है। तो अगर मैंने पूरा अचीव कर लिया तो 70,000 तक मिल जाता है। ओ, तो तुम्हारी सैलरी का ज्यादातर पार्ट सेल्स पर डिपेंड करता है, तो योर सैलरी कैन वेरी एवरी मंथ। यस, यू राइट, कभी कभी 30,000 तक मिल जाता है, कभी कभी 50,000 तक मिल जाता है और कभी कभी 70,000 तक भी मिल जाता है। अब क्योंकि तुम्हारी सैलरी हर महीने अलग अलग आती है तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इससे तुम्हारे घर के खर्चे निकालने में तुम्हें बहुत मुश्किल हो सकती है। प्लस तुम्हारी जो सेविंग्स है वो ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे मान लो कि तुम्हारा हर महीने का घर का खर्चा होता है ₹25,000, तो से फॉर एग्जाम्पल कि इस महीने तुम्हारा सैलरी आया 40,000, तो कितना सेविंग्स हुआ? इस महीने का सेविंग्स हुआ ₹15,000। अब मान लो कि अगले महीने तुम्हारा सैलरी आया ₹30,000, तो तुम्हारा घर का खर्चा तो वही है, उतना ही है, फिक्स है 25,000, तो सेविंग्स हुआ सिर्फ ₹5,000 का। अब मान लो कि इसी महीने तुम्हारे घर का खर्चा अचानक से बढ़ गया, जैसे कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, या मान लो कोई इवेंट हो गया, कोई दूसरा ही इवेंट हो गया, तो मान लो इस बार तुम्हारा घर का खर्चा 25,000 से 35,000 हो गया, तो फिर सेविंग्स तो कुछ बची नहीं। तो ये खर्चा निकालने के लिए तुम्हारी पुरानी सेविंग्स से पैसे निकालने पड़ेंगे। हाँ, इसी वजह से ना मैं स्कूटी भी नहीं खरीद पा रही हूँ। अब जैसे कुछ महीने लगता है कि पैसे जमा हो गए तो लगता है कि अब खरीद लेती हूँ, बट अचानक फिर एकदम बड़ा सा खर्चा आ जाता है और वापस मेरा प्लान पोस्टपोन करना पड़ता है। दूसरा रिस्क है तुम्हारी जॉब का। अब जैसे तुमने कहा कि तुम्हारी कंपनी की ज्यादा कार नहीं बिक रही है, तो हो सकता है कि वो घाटे में चल रही हो, तो अपना खर्चा कम करने के लिए हो सकता है कि वो लोगों को जॉब से निकाल दे। पता चला कि तुम कल ऑफिस गई और बोल दिया कि भाई अब से मत आना। हाँ, ये डर तो ना मुझे भी कंटिन्यूसली लगा रहता है, जैसे सर पे कोई तलवार लटक रही है और वो कभी भी गिर जाएगी। तो हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दिस वेरिएशन? सबसे पहले पता करो कि कितनी एवरेज सैलरी लेवल पर तुम अपना ज्यादा या कम खर्चा आराम से मैनेज कर सकती हो। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज 40,000, इस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें मिलेगा ईयरली अमाउंट जो है ₹4,80,000। इतना कैश तुम्हारे अकाउंट में हमेशा होना चाहिए। सो कल को अगर तुम्हें जॉब से निकाल भी दिया गया तो तुम बिना कोई टेंशन के कम से कम 1 साल तक अपने पूरे घर का खर्चा आराम से मैनेज कर पाओगी और अपना पूरा ध्यान दूसरी जॉब को ढूंढने में लगा पाओगी। तो ये जो कैश है उसको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, इस कैश को मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये तुम्हारा इमरजेंसी फंड है। अगर इस फंड में थोड़ा सा भी नुकसान होता है ना तो तुम्हें तुम्हारे घर के खर्चे को मैनेज करने में मुश्किल हो सकती है। हाँ, ये है कि तुम इसको एफडी बनाकर रख सकते हो ताकि अगर जरूरत पड़ी तो तुम उसको तुरंत विड्रॉ कर सको। अच्छा, ये बताओ तुमने मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? मैंने इन्वेस्टको इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट किया है। चलो इस फंड को चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करके तुमने अपना रिस्क बढ़ा दिया है या कम कर दिया है। इस फंड ने इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट किया है। देखो ये है 99%। अब जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारी सैलरी हर महीने अलग अलग आती है और ये तुम्हारे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा रिस्क है, तो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करो जो कम रिस्की हैं, जैसे डेट फंड है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, प्रोविडेंट फंड है। अगर फिर भी इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए देन प्रेफर बैलेंस्ड फंड, और उसमें भी अगर तुम्हें स्पेसिफिक सेक्टर का एक्सपोजर चाहिए देन उस सेक्टर्स को प्रेफर करो
करो जो तुम्हारे सेक्टर से अलग हैं। ओह, तो मैं कौन से सेक्टर में वर्क कर रही हूँ? तुम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब करती हो जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर के अंदर आता है। व्हाट इज दिस कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर? इस सेक्टर के बारे में बताने से पहले लेट मी टेल यू कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक साइकिल पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो तब ग्रो करती हैं जब इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही होती है। अच्छा, 3 साल पहले तुम एक 3 स्टार रिसोर्ट में छुट्टी मना के आई थी, क्यों? उस टाइम अच्छा सैलरी था और बोनस भी अच्छा मिला था। तुम तो घर के इंटीरियर का भी प्लान कर रही थी, तो अब क्या प्लान है? अरे अभी तो कुछ नहीं करवाना, सैलरी भी ठीक ठाक नहीं है और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। करेक्ट। तो किसी कंट्री की इकोनॉमी कब अच्छी चल रही होती है? जब उस कंट्री में जो इंडस्ट्रीज और कंपनीज हैं वो अच्छा इनकम या प्रॉफिट कमा रही होती हैं। फिर यही कंपनीज अपने खुद के एम्प्लॉयज को अच्छा सैलरी हाइक देती हैं और बोनस देती हैं। और जब इसी तरीके से सभी लोगों के पास अच्छा सैलरी होता है और बोनस होता है तो वो सभी चीजें खरीदते हैं जिनका उन्होंने पहले ड्रीम किया था, प्लान किया था और पहले कर नहीं पा रहे थे। जैसे कुछ लोग कार खरीदते हैं, कुछ लोग टीवी फ्रिज खरीदते हैं और कुछ लोग वेकेशन बनाने के लिए अच्छे रिजॉर्ट में जाते हैं, कोई अब्रॉड भी चले जाते हैं। बट अगर कंट्री की इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है तो इसका मतलब कि वहाँ पर जो कंपनीज और इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छा इनकम या प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं। हो सकता है कि कुछ लॉस झेल रही हो सकता है कि कुछ बंद होने के कगार में हो। तो इस सिचुएशन में कंपनीज अपना खर्चा कम करने की कोशिश करती हैं। तो वो अपने एम्प्लॉयज को कम सैलरी हाइक देती हैं या हो सकता है हाइक भी नहीं दे। जैसे आजकल कोविड सिचुएशन है, राइट? सो पहले तुम अपने घर का इंटीरियर का प्लान कर रही थी बट अभी तो कोई प्लान नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अगले महीने कितनी सैलरी आने वाली है और आने वाली है कि नहीं वो भी नहीं पता, राइट? सो इसी डर से तुम अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे को सेव करोगी और खर्चा कम करने की कोशिश करोगी क्योंकि इंटीरियर तो बाद में भी हो सकता है। सो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर वो सेक्टर है जो इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से चलता है। ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड रिटेलिंग, ये सभी इस सेक्टर का पार्ट है। तुम्हारे इस सेक्टर रिस्क को कम करने के लिए उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो जो इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होते हैं, जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन एंड यूटिलिटीज। या आई कैन सी दैट इवन इन दिस कोविड सिचुएशन हम रोज की ग्रोसरी तो खरीदते ही हैं। मोबाइल के बिना नींद नहीं आती है और इलेक्ट्रिसिटी और पानी के बिना तो घर चलता नहीं है। करेक्ट, क्योंकि ये हमारे नेसेसिटीज हैं, राइट? सो इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर टू रिड्यूस योर स्पेसिफिक सेक्टर रिस्क। अब देखते हैं उस फंड को जिसमें तुमने अभी इन्वेस्ट किया है, दैट इज इन्वेस्टको इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। सो इस फंड ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 8.85% इन्वेस्ट किया है, 6.3% ऑटो एंसिलरीज में और 4.07% ऑटो इंडस्ट्री में। इन सभी को टोटल करते हैं तो आंसर आता है 19.22%। सो इस फंड का टोटल एक्सपोजर 19.22% है उस इंडस्ट्रीज में जिसका तुम ऑलरेडी पार्ट हो वाया योर जॉब। सो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस योर जॉब स्पेसिफिक सेक्टर रिस्क। तो हम उन फंड को सिलेक्ट करेंगे जिसने तुम्हारे इंडस्ट्रीज में कम इन्वेस्ट किया है। बट उसके पहले लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस्ड फंड, क्योंकि हमें तुम्हारा इक्विटी रिस्क भी कम करना है। सो लेट्स लुक एट कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस फंड ने इक्विटी में 76.48% इन्वेस्ट किया है जो तुम्हारे पुराने इक्विटी वाले फंड से कम है। नेक्स्ट चेक करते हैं कि इस फंड ने तुम्हारी इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट किया है। तो इस फंड ने कंज्यूमर ड्यूरेबल में 5.37% इन्वेस्ट किया है और ऑटो में 3.34% इन्वेस्ट किया है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 8.71%। सो इसका इंडस्ट्री रिस्क तुम्हारे पुराने वाले इक्विटी ओरिएंटेड फंड के सामने कम है, प्लस ये बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न भी दे रहा है। बट ये रिस्क फ्री नहीं है, राइट? सो उतना ही इन्वेस्ट करो ताकि अगर कुछ लॉस भी हुआ तो तुम उस लॉस को मैनेज कर सको और फटाफट पैसे निकालने की जल्दी भी नहीं हो। ओह, तो अब समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैं अपने जॉब का रिस्क कैसे कम कर सकती हूँ ताकि मुझे बिना ज्यादा पैसे जलाए अच्छा माइलेज मिले। यस, तो इस हिसाब से तुम्हारा मोबाइल हमेशा चार्ज रहेगा। तो इन केस तुम कभी लिफ्ट में बंद भी हो गई, फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स, तुम अपने फोन को यूज करके किसी को हेल्प के लिए बुला तो सकती हो।